जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। सत्ता जब डूब रही होती है तो सियासी तमाशे की समझ भी डूबने लगती है। जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सीन रिपीट कर दिया जाता है और अवाम झूम उठे ऐसा नया तिलस्म करने का खेल सूझता है और फिर पुराना सीन रच दिया जाता है, एम्बुलेंस को रास्ता देने वाला। अब सिर्फ यही बाकी रह गया है कि साहेब एम्बुलेंस को रोककर वही मरीज का हाल पूछने लगे या ग्लूकोज की बोतल पकड़कर एम्बुलेंस के साथ साथ चलने लगे। वैसे गुजरात चुनाव में पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक कयासबाजी नहीं हो रही है। चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। सुनने में आ रहा है कि कुल 26 सीटें फंस गई हैं। 5 से कम मार्जिन वाली 20, 2% वाली 11 और 2 से 5% वाली 18 सीटों पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी बीजेपी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शायद इसीलिए धड़कनें तेज हैं। जिम्मेदारी बड़ी है इस बार जीत की। दांव पर बहुत कुछ नहीं, सब कुछ लगा हुआ है। बिल्किस बानो फिर 2002 के जख्म को लेकर कोर्ट में खड़ी हो गई हैं। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा में आ रही भीड़ भी काफी परेशान कर रही है। पैसे देकर, जबरदस्ती फ्री राशन देकर, लालच देकर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डराकर, ऑपोजिशन को धमकाकर, वोटर लिस्ट में हेर फेर करवाकर, सत्ता की हनक दिखाकर, मीडिया को खरीद करके, सारे छिछोरे हथकंडे अपनाकर साहेब बोलते हैं कि अवाम हमारे साथ है। सियासी तमाशा हर कोई समझ भी रहा है, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ मजबूरी है। यही नया भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के लोगों के बीच थे, सिक्योरिटी से घिरे हुए, तमाम प्रोटोकॉल के बीच। उन्हें तो सिर्फ दिखाना है कि इन तमाम ताम झाम के बीच भी मैं आपके साथ हूं। मुझ पर यकीन कीजिए, वोट दीजिए, मैं नहीं तो आप नहीं। टॉमी मीडिया सड़क से लेकर स्टूडियो तक जलील होने के बाद भी इस तमाशे की वाहवाही करने के लिए रोड शो पर मौजूद रहा। साहेब एक एम्बुलेंस को रास्ता देकर एक मिसाइल कायम करना चाहते हैं। बार बार, हर बार कहीं से कुछ वोट मिल जाए, कैसे भी सत्ता बच जाए। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि दोस्तों की पूंजी दांव पर लगी है। 27 साल के कारनामे पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हार के बाद उठ जाएगा। खैर, अहमदाबाद में एम्बुलेंस स्टंट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एम्स के मरीजों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वर हैक हो गया है, ऑनलाइन सर्विसेज ठप पड़ी हुई हैं, 200 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है। अब ये ना तो कोई मीडिया के लिए खबर है, ना ही सरकार इसमें कुछ करने में इंटरेस्टेड है। दोस्तों, भारत में तकरीबन सभी को पता है कि दिल्ली का एम्स देश का सबसे प्रेस्टिजियस, पुराना, बड़ा और सबसे भरोसेमंद सरकारी हॉस्पिटल है। एम्स 1956 से मरीजों के लिए खुल गया था, लेकिन कंप्यूटर पर डेटा सेफ और सिक्योर रखने की टेक्निक आने के बाद से एक अंदाजा है कि कम से कम 5 करोड़ मरीजों के सभी रिकॉर्ड्स इस हॉस्पिटल में महफूज रहे हैं। लेकिन 23 नवंबर 2022 तक, क्योंकि इस दिन एम्स हॉस्पिटल के कंप्यूटर सर्वर पर एक जबरदस्त साइबर हमला हुआ था, जिसके बाद से तकरीबन सभी सर्वर ठप पड़े हुए हैं। इसमें हॉस्पिटल का ई हॉस्पिटल नेटवर्क भी शामिल है,
जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑपरेट करता है। अफरा तफरी के बीच इमरजेंसी, आउट पेशेंट, इन पेशेंट और सभी जांच लैबों का काम कंप्यूटर से हटाकर हाथ से करना शुरू करना पड़ा है। मामला कितना संजीदा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करोड़ों मरीजों के पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड वाले एम्स डेटा बैंक में भारत के अब तक के तकरीबन सभी प्रधानमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों, कई साइंटिस्ट और हजार वीआईपी लोगों के भी मेडिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जो कि अब खतरे में पड़ गए हैं। सिक्योरिटी रीजन के चलते बिना उस बिल्डिंग और फ्लोर का नाम बताते हुए यह बताया जा सकता है कि एम्स हॉस्पिटल के एक बड़े मेडिकल सेंटर के खास फ्लोर पर प्रधानमंत्री को लेकर किसी मेडिकल जरूरत के लिए एक वार्ड 24 घंटे तैयार रहता है। इसमें हर मौजूदा प्रधानमंत्री की मेडिकल हिस्ट्री लगातार अपडेट करी जाती है। इसके अलावा वहां कई प्राइवेट वीवीआईपी वार्ड्स हैं, जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का न सिर्फ इलाज चलता है, बल्कि उनका पूरा मेडिकल हिस्ट्री कंप्यूटर पर हमेशा मौजूद रहती है। खतरे की घंटी बजने की एक और वजह यह है कि इंटरनेट पर होने वाले क्राइम्स और साइबर वॉरफेयर पर काम करने वाले थिंक टैंक साइबर पीस फाउंडेशन के मुताबिक दुनिया भर में साल 2021 के दौरान हुए साइबर हमलों में से 7.7% का निशाना हेल्थ सेक्टर था, जिसमें अमेरिका के बाद दूसरे सबसे ज्यादा हमले भारत में हुए। एम्स पर हुए साइबर हमले की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है, क्योंकि हमले के मकसद पर जांच जारी है और 200 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी फिरौती की मांग को दिल्ली पुलिस ने गलत खबर बताया है। वैसे दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोर देकर कह चुके हैं कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड के लिए नहीं, अब नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। खैर, अभी तो नरेंद्र मोदी साहब गुजरात चुनाव में बिजी हैं। गुजरात चुनाव जीतना उनके लिए बेहद जरूरी है। फिर भी अगर सत्ता नहीं रही तो जज्बातों का जलजला लाने के लिए उनका अगला सीन क्या हो सकता है, इस पर भी सोचना चाहिए। खैर, नरेंद्र मोदी के अमृत काल में इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो चुकी है। आपको बता दूं कि भारत सरकार को चालू फाइनेंशियल ईयर के पिछले 7 महीने में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस देश के 100 अमीरों की नेट वर्थ में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि सरकारी खजाने में घाटे के बावजूद गुजरात चुनाव में 500 करोड़ रुपए गोदी मीडिया पर विज्ञापनबाजी के लिए फेंके गए हैं और 1000 करोड़ रुपए झंडे, पोस्टर, बैनर में और पब्लिसिटी पर खर्च हुए हैं और 750 करोड़ स्टार प्रचारक पर खर्च हुआ। इलेक्शन कमीशन सो रहा है, सब सत्ता को बचाने में लगे हुए हैं। दरअसल सत्ता रहेगी तो रईस कारोबारी 100 रुपए के मुनाफे में से 20 रुपए सत्ता पर कुर्बान करने से तो नहीं हिचकेंगे। सत्ता रहेगी तो जाति का वर्चस्व रहेगा, तो लूटने की फैसिलिटीज भी रहेगी। अमीरों का काला पैसा सत्ता की चाशनी में डूबते ही सफेद हो जाता है। अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत को लूट कर खोखला कर दिया था, लेकिन सत्ता की पनाही में अमीरों की लूट अभी तक जारी है, क्योंकि मुल्क की आवाम लुटने के लिए खुद ही तैयार है। वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब लद्दाख में भारत की जमीन पर चीन ने 200 शेल्टर्स बना लिए हैं। ये शेल्टर चीनी सैनिकों को सर्दी से बचाने के लिए बनाए गए हैं और मोदी सरकार इस पर सख्त जवाब देने के बजाय अपनी कुर्सी छोड़कर चीनी प्रेसिडेंट के आवभगत यानी उनके वेलकम में लगे हुए हैं। तो आपको बता दूं कि अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड के पहले पन्ने पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जल्द ही क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी करेगा, ताकि इंपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रिक पंखों और स्मार्ट मीटरों की जांच करी जा सके। इसका खास मकसद चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स की जांच करना होगा। इससे पहले भारत ने कड़े क्वालिटी चेक रूल्स के जरिए चीन से इंपोर्ट करे जाने वाले खिलौनों पर लगाम लगाई थी। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत में सीलिंग फैंस का इंपोर्ट 132% से बढ़कर तकरीबन $62.2 लाख का हो गया। इनमें से $59.9 लाख कीमत के पंखे चीन से इंपोर्ट करे गए थे। साल 2022 में इलेक्ट्रिक मीटर का इंपोर्ट बढ़कर $31 लाख का हो गया और इनमें से भी $13.2 लाख कीमत के इलेक्ट्रिक मीटर चीन से इंपोर्ट करे गए थे। साल 2020 में भारत ने खिलौनों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया था,
जिसके बाद खिलौनों का इंपोर्ट बीते सालों में 70% घट गया। तो चीन के साथ तेजी से कारोबारी घाटा भारत के लिए फिक्र का मुद्दा बना हुआ है, जिससे भारत अपने नॉर्दर्न नेबर्स के साथ गैर जरूरी इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के अप्रैल और सितंबर के तिमाही के दौरान चीन को होने वाला एक्सपोर्ट 36.2% घट गया और 7.8 अरब डॉलर हो गया। वहीं इंपोर्ट यानी कंट्री में आने वाला सामान 23.6% बढ़ा और 52.4 अरब डॉलर तक हो गया। लेकिन फिलहाल साहिब तो सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @the rate of अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।